Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about Nazism and the rise of Hitler, अर्थात नास्तिवाद और हिटलर का उदय। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल हम लोगों ने वाइमर गणराज्य का उदय देखा था कि किस तरीके से वाइमर गणराज्य का उदय हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस किस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई थी। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हिटलर का उदय। तो हिटलर का उदय किस तरीके से हुआ और हिटलर जो है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने वाला जो रास्ता था वो साफ कर दिया था। तो आप लोगों को पता होगा, जो हिटलर का जन्म है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में 1889 को हुआ था, यानी कि 1889 में इसका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में ही अपना नाम फौजी के लिए इन्होंने लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसमें अग्रिम मोर्चे पर संवेद वाहक का काम किया और कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला ही दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। धीरे धीरे उसने संगठन पर अपना जो है एक तरीके से धीरे धीरे उसने क्या किया कि उस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी के बाद में नास्ती पार्टी के नाम से जाना गया। तो नास्ती पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल सोसाइटी के नाम से। तो 1923 में यानी कि 1923 में हिटलर ने बावरिया पर कब्जा करने के लिए बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने के लिए योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय के बाद उसे रिहा कर दिया गया और नात्सी राजनीतिक खेमा यानी कि 1930 यानी कि 1930 के दशक में शुरुआती सालों में जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान यानी कि हाई इन्फ्लेशन के दौरान नास्तिवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो 1929 में यानी कि 1929 के बाद बैंक जो थे वो दिवालिया हो चुके थे। वो बैंक दिवालिया क्यों हुए थे? क्योंकि जो जर्मनी की आर्थिक कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी कि $1 के बराबर 9,88,60,000 जो थे उनकी मुद्राओं का एक तरीके से बैठ रहे थे। उसके बाद काम धंधे बंद होते जा रहे थे, क्योंकि जब कोई व्यापार ही नहीं था, हाई इन्फ्लेशन जर्मनी में चल रहा था, तो उसके चलते रोजगार जो थे एक तरीके से लोगों के रोजगार भी छिन गए। तो मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो गए थे। तो मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सताता रहा। तो नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो 1929 में नास्ती पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनाव में महज 2.6 यानी कि 2.6% वोट मिले। 1932 में आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, यानी कि कहाँ की देश की पार्टी? जर्मनी की। और उसे 37% यानी कि 37% जो थे वो वोट मिले। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों को एक शक्तिशाली राष्ट्र का स्थापना वर्साय संधि में हुए नाइसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खाई हुई प्रतिष्ठा, जो उनकी प्रतिष्ठा खो गई थी जर्मन समाज की, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता था। तो देखिए, तो एक तरीके से जो जर्मनी एक तरीके से विश्व युद्ध कर रहा था, तो इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जो हिटलर था, हिटलर ने लोगों को एक तरीके से सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे बड़ा साम्राज्य दिखाने का एक तरीके से सपना उन्हें दिखा दिया था कि जो हमारा जर्मन साम्राज्य होगा, जर्मन समाज होगा, वो सबसे अधिक सबसे अच्छा होगा। तो इस तरीके के वो अपने सपने दिखाता था। तो वह देश और विदेशी प्रभाव से मुक्त कराए गए और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो लोगों को एक तरीके से इस तरीके की एक भ्रम था। तो हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची और वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों को परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद
खास अंदाज में तालियां की गड़गड़ाहट से ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा और एक रक्षक एवं ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता की तबाही से उबरने के लिए एक अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो भीषण आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो लोगों को जो हिटलर लगता था ना, एक तरीके से वो मसीहा के रूप में उन्हें लगता था। उन्हें लगता था कि हिटलर जो है उन्हें उनका जो प्रतिष्ठा है वो उन्हें वापस दिला सकता है। तो इस तरीके की जो गलत फहमियाँ थी जर्मन के समाज के लोगों के अंदर थी, क्योंकि हिटलर ने एक तरीके से पूरे जर्मन समाज को तबाह करके रख दिया था। वो क्यों? क्योंकि हिटलर की वजह से जो प्रथम विश्व युद्ध था वो हुआ था। आप लोगों को मैंने बताया था कि दो पार्टियां थी, एक तरफ तो केंद्रीय और एक तरफ जो मैत्री थे वो थे। तो इन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था उस समय का। एक तरीके से ऐतिहासिक था कि $1 के बराबर 9,88,60,000 इनके एक तरीके से जो मुद्रा थी वो हो चुकी थी। तो यानी कि इन्हें छोटा सा भुगतान करने के लिए भी बोगियों में, यानी कि बैगों में पैसे भर भर के ले जाना होता था। बुग्गियों में एक तरीके से पैसे भर के ले जाया करते थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि मुद्रा की एक तरीके से जो वैल्यू थी वो कितनी ज़्यादा कम हो चुकी थी। यानी कि जर्मनी जो है वो आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में और सांस्कृतिक स्थिति में कितना ज़्यादा पिछड़ चुका था। अब बात करते हैं लोकतंत्र का ध्वंस। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेटिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू किया। फरवरी महीने में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 यानी कि 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों और अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो एक तरीके से कौन से अध्यादेशों को निलंबित कर दिया गया था फायर डिग्री में? तो अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी को एक तरीके से हटा दिया गया था। तो वाइमर संविधान में इन सभी अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्ट पर निशाना साधा और ज़्यादातर कम्युनिस्ट को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया और कम्युनिस्ट का बर्बर दमन किया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेस लडॉफ शहर में गिरफ्तार किए गए। तो लोगों को बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्ट की थी। तो नास्तियों के सिर्फ कम्युनिस्ट का ही सफाया नहीं किया, नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। ऑलराइट, तो देखिए ये शब्द में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। ड्यूसेलडॉर्फ ये इसका शब्द है। तो इसमें जो 52 किस्म के लोगों को था अपना दमन का निशाना इन्होंने बना दिया था। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। तो देखिए 3 मार्च 1933 यानी कि 1933 को इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। तो इस कानून के तहत क्या होता था? तो इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो इसके एक्ट के द्वारा क्या कर दी गई? तानाशाही जो है वो वहाँ पर स्थापित कर दी गई। तो इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया और पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दियाधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्यूमर्स SA के अलावा गेस्तापो यानी कि गुप्तचर राज्य पुलिस SS, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गैस्टों के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते
किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे और किसी को भी बिना कानून कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंकाओं से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं चित्रों के बारे में और इम्पोर्टेंट जो इसमें बताया गया है। देखिए, तो चित्र, ये कौन सा चित्र है? न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत, जो कि 1938 का एक चित्र है ये। तो नए शब्द इसमें हमने कौन कौन से देखे? तो प्रोपेगेंडा हमने एक शब्द देखा था। तो जनमत और प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के आदि माध्यम से, तो उसे कहा जाता है प्रोपेगेंडा। ऑलराइट, अब बात करते हैं न्यूरेमबर्ग रैली, जो कि 1936 की थी। तो इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी और नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था और विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। तो देखिए, इस तरीके की रैलियां का जो है वो आयोजन किया जाता था और ये उनके प्रमुख झंडे थे, जिसमें आप स्वास्तिक का ये चिन्ह जो है वो देख सकते हैं इस तरीके के। और आपने वर्दियों पर भी इनके जो है देखा होगा, अगर आपने कभी हिटलर की फ़ोटो को देखा हो, और इसमें जो हमने अभी अपने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो इसमें भी हिटलर की फ़ोटो को देखा होगा, तो उसके बाजू पर भी इस तरीके का जो है वो चित्र है, जो कि उसकी नाज़ी को, एक तरीके से नाज़ी संगठन को दर्शाता है। ऑलराइट, तो देखिए, तो हिटलर द्वारा SA और SS कतारों के सामने भाषण। तो यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए, इस तरह की चित्रों के माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, तो कितनी एक तरीके से विशाल जो है इसकी सेना थी। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी विशाल इसकी सेना थी। और ये आप चित्र भी देख सकते हैं, इस चित्र में यह नाज़ी का एक तरीके से जो है वो सिंबल भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसमें हमने नए शब्द देखे, कंस्ट्रक्शन कैंप। तो ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली का करंट दौड़ा कटीले तारों से घिरे रहते थे। तो देखिए, एक तरीके से कितना ज़्यादा खतरनाक जो ये कैंप था वो हुआ था। तो एक तरीके से बड़ा ही क्रूर और सनकी टाइप का एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं ये व्यक्ति था। और दूसरी जगह अगर वर्तमान का हिटलर देखा जाए तो किसे कहा जा सकता है, आप ये बताइए। आपके आई थिंक मन में नाम भी आ गया होगा। तो वर्तमान समय में एक तरीके से अगर देखा जाए एक तरीके तानाशाही के हिसाब से, तो किम जोंग उनका भी हम नाम ले सकते हैं। ये भी काफ़ी सनकी टाइप का इंसान है, हिटलर की तरह ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद। और कल हम बात करते हैं पुनर्निर्माण के बारे में, कि जर्मनी का एक तरीके से पुनर्निर्माण किस तरीके से किया गया। ऑलराइट, तो हैव ए गुड डे, बाय बाय।